नमस्कार दोस्तों 5 जगहों में से 4 जगह पर तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो चुनाव हुए हैं वहां पर आसाम, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, वहां पर क्लियर कट मैंडेट मिला है कि कौन सरकार बनाएगा। लेकिन मामला फंस गया है तमिलनाडु के अंदर। अभी तक सबको यह लग रहा था कि जो एक्टर विजय है वो आसानी से सीएम बन जाएंगे, बस 10 सीट्स की कमी है। लेकिन पता चलता है कि एक्टर विजय जब गवर्नर से मिलने पहुंचे, बताया जा रहा है कि गवर्नर साहब ने यह कह दिया कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके पास नंबर्स हैं, क्योंकि यहां पर आपको 50% +1 ये नंबर चाहिए होता है असेंबली के अंदर, ताकि आप प्रूव कर सको कि आप सरकार चला सकते हो। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एआईडीएमके उसमें कई ऐसे मेंबर्स हैं जो टीवीके के साथ जाना चाहते हैं। यहां पर इनफैक्ट कांग्रेस को मतलब बैक स्टैबर का टैग दिया है डीएमके ने, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और अब कांग्रेस यहां पर टीवीके को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा एक और ट्विस्ट यह आ रहा है कि क्या डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आ सकते हैं। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। प्रीलिम्स क्रैक करने पर फी रिफंड कर दिया जाएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्शन है वो हिस्टोरिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो द्रविडियन डुओपोली के हिसाब से चल रही थी। मतलब सिर्फ 2 मेन पार्टीज थी, डीएमके और एआईडीएमके। और 1967 के बाद आप देखोगे तो कभी एआईडीएमके पावर में रहती थी, फिर कभी यहां पर डीएमके पावर में रहती थी। लेकिन 2026 में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। टीवीके जो कि एक्टर विजय की पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर 234 ये जो नंबर है टोटल मेंबर्स का, इसमें अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो 50% +1 होना चाहिए। इसका मतलब 234 का 50% हो जाता है 117 +1, मतलब 118 सीट्स आपको चाहिए। जो टीवीके है उनको मिला है 108, मतलब 10 सीट्स की यहां पर कमी है। फिर यहां पर होता क्या है कि जो डीएमके है उसको एक मेजर सेटबैक लगता है, यहां पर 59 सीट्स मिलती है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे जो एआईडीएमके है वो फर्दर वीक हो जाती है। पिछली बार जितना उनको सीट्स मिला था उतना भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो किंग मेकर का रोल प्ले करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर बीजेपी ऐसा मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई खास सीट है नहीं बीजेपी के पास। लेकिन एनालिस्ट जो है वो इसको बता रहे हैं कि ये एमजी रामचंद्रन ने जो एआईडीएमके फॉर्म किया था 1972 में, उसके बाद से ये सबसे बड़ा डिसरप्शन है। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो जे जयललिता का राइज हुआ था तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, उससे भी बड़ा राइज एक्टर विजय का बताया जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक्टर विजय सेंट्रल फिगर क्यों बन गए? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा नंबर्स उनके पास हैं। सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है वो उभर कर सामने आई, और यहां पर अलग अलग जो दल हैं छोटे छोटे, उनसे यहां पर मदद लेना चाह रही होगी, ताकि जो 10 सीट्स की कमी है वो पूरी किया जा सके। अच्छा, यहां पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। रिजल्ट के बाद जो है एक्टर विजय गवर्नर से मिलने पहुंच गए, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नर जो है वो इन सारी चीजों को देखते हैं। उन्होंने फॉर्मल क्लेम किया कि वो सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि जो टीवीके है उनकी जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी सामने निकल कर आई है चुनाव के बाद, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा हक बनता है कि मैं यहां पर सरकार बनाऊं कांग्रेस और बाकी दलों के साथ मिलकर। लेकिन हुआ क्या, जो खबरें आई हैं, देखो ये ऑफिशियल नहीं, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स आई हैं कि गवर्नर ने इमीडिएटली उसको अप्रूव नहीं किया है। जो एक्टर विजय का क्लेम था सरकार बनाने का, उसको अभी के लिए अप्रूव नहीं किया गया। इंस्टेड जो गवर्नर है उन्होंने ये बोला है कि आप हमें लेटर ऑफ सपोर्ट लाइए, मतलब आपके पास 108 सीट तो हैं, प्लस 10 मेंबर्स आपको और कौन सपोर्ट कर रहे हैं उसके लेटर हमें चाहिए, तभी यहां पर चीजें हो पाएंगी। अब इसमें से आप मान लो कांग्रेस हो गई, 5 तो यहीं से आ गए, क्या बाकी के भी नंबर्स टीवी के लेकर गई थी कि नहीं गई थी, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जब तक 118 नंबर नहीं होगा तब तक गवर्नर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार वो किसको सरकार बनाने दें। और इसीलिए यहां पर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, पहले बोला जा रहा था कि आज हो सकता है, कल हो सकता है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं होने जा रहा। आप देख सकते हो ये पिक्चर, जो एक्टर विजय है वो यहां पर गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नर ने प्रूफ के लिए क्यों मांगा, इसके पीछे का कारण समझिए। हमारा जो आर्टिकल 164 है संविधान का, उसमें लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर
गवर्नर अपॉइंट करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा हुआ है कि हंग असेंबली जो होगा, जो इस समय तमिलनाडु में हुआ है, उस केस में क्या करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि कन्वेंशन चलता आ रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट हो गया, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, पुंजी कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, उसके आधार पर चीजें चलती हैं। अब हंग असेंबली के केस में ये 3-4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या प्री पोल अलायंस यहां पर हुआ है कि नहीं, क्या उसको मेजॉरिटी मिली है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, आपको याद होगा 2019 में जो बीजेपी है वो, उसको तो पूर्ण बहुमत मिल गई थी ना। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, उसमें बीजेपी को 272 से ज्यादा नंबर्स मिल गए थे। तो भले ही उनके साथी दल उनके साथ हो ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने 50% से ज्यादा सीट ले लिया था। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, आपको याद होगा इसमें हुआ क्या कि बीजेपी 240 सीट पर रुक गई। मतलब एक सिंगल पार्टी को 50% से ज्यादा यहां पर सीट्स नहीं मिली। लेकिन क्योंकि बीजेपी का अलायंस था, एनडीए का अलायंस था पहले से, चुनाव के पहले, और यह भी बहुत मायने रखता है, चुनाव के पहले वाला जो अलायंस है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है रैदर देन चुनाव के बाद जो अलायंस बनते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद जब आप कर रहे हो वो तो कंपल्शन हो गया। चुनाव के पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि इतने सीट्स हैं, इसमें इतने सीट्स पे आप लड़ोगे, इतने हम लड़ेंगे। जैसे तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का अलायंस था, तो कांग्रेस कुछ सीटों पर लड़ रही थी और ज्यादातर सीटों पर यहां पर डीएमके लड़ रही थी, तो वो प्री पोल अलायंस हो गया। तो प्री पोल अलायंस में क्या किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है कि नहीं। जैसे 2024 में लोकसभा में एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, 290 सीट से ज्यादा था, और इसीलिए उन्होंने यहां पर सरकार बना लिया, पीएम मोदी वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो तमिलनाडु के केस में क्या हुआ है, किसी भी पार्टी को प्री पोल अलायंस में मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो यहां पर अब दूसरा आता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद सपोर्ट। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मतलब टीवीके है तो सही, लेकिन क्या उनके पास 10 और मेंबर्स के सपोर्ट हैं कि नहीं। अगर 10 मेंबर के सपोर्ट होंगे तो अगेन उनको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तीसरा प्रेफरेंस मिलता है पोस्ट पोल अलायंस कोलिशन विथ मेजॉरिटी, जो अगेन टीवीके और बाकी के मेंबर्स मिलकर बना सकते हैं, या फिर मान लो एआईडीएमके, डीएमके और छोटी छोटी पार्टीज मिलकर बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और चौथा प्रेफरेंस होता है फाइनली लास्ट जो बचता है आपका ऑप्शन, वो है आपका माइनॉरिटी गवर्नमेंट विथ आउटसाइड सपोर्ट। जैसे मान लो टीवीके जो है वो यहां पर सरकार बना लेगी, लेकिन पीछे से कांग्रेस और बाकी की जो पार्टीज हैं वो सपोर्ट करेंगे, मतलब वो सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन यहां पर एक प्रकार से सरकार चले, क्योंकि इलेक्शन हुआ है, वापस से इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती है, कि बाहर से सपोर्ट किया जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि हंग असेंबली के केस में होता क्या है ना, गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है कुछ, कि वो क्या कर सकते हैं, और उसी को वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में हुआ क्या है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल शॉक दिया है, ये कहना है डीएमके का, क्योंकि कांग्रेस और जो डीएमके है वो साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। और यहां पर हुआ क्या कि लंबे समय से अलाइज थे, एक साथ करते थे, जो भी इंडिया ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डीएमके का। लेकिन इलेक्शन के बाद अब अचानक से क्या हुआ है कि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट डीएमके को ना देकर एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवीके, उनको यहां पर दे दिया, और डीएमके से अपना थोड़ा सा नाता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस के लीडर हैं कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि तमिलनाडु सेक्युलर गवर्नमेंट चाहता है विच इज हेडेड बाय टीवीके, और इसीलिए हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये चीज डीएमके को पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। डीएमके के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको बिट्रेयल कहा है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने कांग्रेस को बैक स्टैबर कहा है कि आप चुनाव लड़ते हो हमारे साथ। और देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मान लो अगर 234 सीट्स है तो डीएमके और कांग्रेस का इलेक्शन के पहले ही यहां पर तय हो गया था कि कौन सी पार्टी कितने सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ेगी। जैसे 234 में 28 सीट्स पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और बाकी के सीट्स पर डीएमके चुनाव लड़ी। ठीक है, तो डीएमके का यह कहना है कि हमारा तो प्री पोल अलायंस था, हमने आपके लिए 28 सीट्स इसीलिए छोड़ी थी ताकि आप भी चुनाव लड़ सको, आप भी कुछ सीट जीत सको। अब आप 5 सीट जीत गए हो और ये हमारी वजह से जीते हो, तो अब आप हमें छोड़कर जा रहे हो, तो ये बैक स्टैबिंग हो गया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो डीएमके बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये एंगर क्यों है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला, डीएमके का जो आर्गुमेंट है कि एक तो ये हो गया कि आप हमारी वजह से सीट जीते, फिर दूसरा यह है कि इंडिया ब्लॉक खतरे में आ जाएगा। नेशनली अगर आप देखोगे तो डीएमके और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। तो कांग्रेस अगर डीएमके को छोड़ती है तो बाकी के जो रीजनल अलाइज हैं उनको भी ट्रस्ट इश्यूज होगा कांग्रेस से, कि कांग्रेस कभी भी उधर से उधर जा सकती है अपने फायदे के लिए। तो इसीलिए यहां पर ये चीजें कही जा रही हैं। इसके अलावा यहां पर एक रिप्लेसमेंट का भी डर है डीएमके को। डीएमके को डर यह है कि लॉन्ग टर्म में क्या टीवीके जो है वही
मेजर पार्टी बनेगी, वही हमेशा चुनाव जीतेगी? क्या डीएमके अब पीछे हट जाएगी, डीएमके अब चुनाव नहीं जीत पाएगी? तो इस तरह के डर की वजह से डीएमके का कहना है कि कांग्रेस गलत कर रही है। अच्छा, यहां पर एक और चीज बता दूं, सिर्फ डीएमके की बात नहीं है, एआईएडीएमके, ठीक है, उसके अंदर भी इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। एआईडीएमके के कुछ लोग यहां पर, क्योंकि इनके द्वारा 49 सीट जीता गया है, तो इसमें से करीब 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें टीवीके को सपोर्ट कर देना चाहिए ताकि डीएमके को बाहर रखा जा सके। तो इसमें भी काफी ज्यादा इंटरनल क्राइसिस चली, और इसीलिए आप देखोगे तो एआईडीएमके ने क्या किया है, अपने काफी सारे एमएलए को पुडुचेरी के रिजॉर्ट में भेज दिया है। और भारत में तो बड़ा ही कॉमन है, आपने देखा होगा, मुंबई हो, मतलब महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई चुनाव होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, तुरंत अपने कर्नाटका में तो आप सभी ने देखा किस तरह से यहाँ पर जो एमएलए हैं उनको रिजॉर्ट में भेजा जाता है, उनको बंद करके रखा जाता है ताकि वो किसी दूसरे पार्टी में ना जा सकें। तो ये सब चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप बात करें एआईडीएमके की, तो वो क्यों यहाँ पर डिवाइडेड है? एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है एआईडीएमके का, कह रहा है कि विजय को सपोर्ट करना चाहिए ताकि डीएमके को बाहर रखा जाए, और यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है उनका कहना है कि नहीं, हमें अपनी जो आइडियोलॉजी है जो एआईडीएमके फॉलो करती है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। टीवीके में स्टिल फॉर्म गवर्नमेंट एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर, ये एक बड़ा डेंजर है जिसकी वजह से कुछ लोगों का कहना है कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया, और इसके बारे में कल रात से ही चर्चा हो रही है, वो ये है कि डीएमके और एआईडीएमके क्या ये एक साथ आने वाले हैं? ये वैसा ही हो जाएगा जैसे नेशनल लेवल पर मान लीजिए पीएम मोदी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर चुनाव सरकार बना लें, ये कुछ वैसी वाली बात हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 1967 के बाद मैंने आपको बताया डीएमके कभी पावर में रही, कभी एआईडीएमके रही, मतलब 60 साल से ऐसा ही चलता रहा। 1972 में एमजी रामचंद्रन जो है वो डीएमके से ही अलग होकर यहाँ पर एआईडीएमके फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, आइडियोलॉजिकल एनिमीज हैं एक दूसरे के, और पूरा का पूरा जो तमिल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसमें आपको इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस, द्रविडियन आइडियोलॉजी, वेलफेयर पॉलिटिक्स, सिनेमा इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अच्छा, डीएमके और एआईडीएमके क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं, क्यों ये दोनों एक साथ आने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा डर मैं आपको बताता हूं, डीएमके का डर क्या है कि ट्रेडिशनली वो अर्बन वोटर्स, माइनॉरिटी वोटर्स, यूथ, एजुकेटेड मिडिल क्लास, द्रविडियन आइडियोलॉजिकल वोटर्स, उन सबका सपोर्ट मिलता रहा है। लेकिन टीवीके ने अचानक से क्या किया है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, एंटी करप्शन के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया है, फ्रेश ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जो डीएमके के लीडर्स हैं, और आप देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने चुनाव हारे, मिनिस्टर्स ने चुनाव हारे, मिनिस्टर तो छोड़िए, खुद एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपनी सीट नहीं बचा सके। तो ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है कि कितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था। वहीं दूसरी तरफ जो एआईडीएमके हैं उनको भी काफी ज्यादा डर है कि उनके पार्टी में भी काफी क्राइसिस हो रहा है, स्पेशली जयललिता जी के जाने के बाद प्रॉब्लम्स चली रही हैं, वो पावर में आ नहीं पा रहे हैं, लीडरशिप कमजोर हो गया, इंटरनल फैक्शनलिज्म जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। टीवीके जो है वो अब यहाँ पर इमोशनल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे एमजी रामाचंद्रन हो गए, जयललिता हो गए, तो उन सबके जाने के बाद अब यहाँ पर टीवीके, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर अक्सर ये देखने को मिला है कि अगर आप फिल्म एक्टर वगैरह हो, पॉपुलर हो, तो आप पॉलिटिक्स में आप आ पाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा आसान है, चीज़ें आसान नहीं है, बहुत लोगों ने कोशिश की, कमल हसन आपको याद होगा कितना कोशिश किए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाए चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से जो एआईडीएमके और डीएमके दोनों को ये डर है कि टीवीके उनको हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, और इसीलिए यहाँ पर सीक्रेट टॉक चल रही है, कोई भी चीजें अभी फॉर्मलाइज नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, बस ये रिपोर्ट्स में आ रहा है कि आपस में बात चली है। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, तमिलनाडु एज अ स्टेट क्यों इतना मायने रखता है, क्योंकि भारत की ग्रोथ में, जीडीपी में तमिलनाडु का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, ऑटोमोबाइल सेंटर है, एक्सपोर्ट लीडर है, और जितने भी ग्लोबल फर्म्स अगर आप देखिए, चाहे वो एप्पल हो, हिंडाई हो, सैमसंग, फॉक्सकॉन, उनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो तमिलनाडु के थ्रू ही आता है, वहाँ पर इन्वेस्टेड है। इन्वेस्टर्स बहुत केयरफुली इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो कंसर्न यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, चीज़ें स्मूथ तरीके से चलें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी तो यहाँ पर जो एज ए इकोनॉमी को जो फायदा मिलता था उसको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि तमिलनाडु में एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। देखना होगा कि यहाँ पर अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। देखो, चांसेस तो है कि टीवी के जो लीडर हैं, एक्टर विजय, उन्हीं को बनना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो मेजॉरिटी के। लेकिन पॉलिटिक्स है, ये इंडियन पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही फेमस तमिल एपिक है
शिल्पदिकरम। क्या आप बता सकते हो कि ये किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। स्पेशली आज से हमारा जो नया बैच है 7 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, 2027 का 2028 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बैच लीजिए जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको पढ़ाई कराई जाएगी। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल कर लीजिए। एंड पर्सनल मेंटरशिप से लेकर सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।